अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 4 और इसमें इंटरमोलेकुलर फोर्सेस को हमने स्टडी किया था। इंटरमोलेकुलर फोर्सेस की फर्स्ट टाइप को भी हमने स्टडी कर लिया हुआ है, जिसमें डायपोल डायपोल फोर्सेस जो हैं, और उसके अलावा डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस को भी हमने स्टडी कर लिया था, और आयन डायपोल फोर्सेस को भी हमने स्टडी कर लिया था। अब डायपोल डायपोल फोर्सेस क्या होती थी? वो ऐसी फोर्सेस हैं जो पोलर और पोलर के दरमियान में होती हैं। दोनों पोलर होंगे सब्सटेंस मॉलिक्यूल्स, उनके दरमियान में जो फोर्सेस क्रिएट होती हैं उनको डायपोल डायपोल फोर्सेस कहा जाता है। और डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस या डिबाय फोर्सेस क्या होती हैं कि ऐसी फोर्सेस जो पोलर और नॉन पोलर के दरमियान में क्रिएट होती हैं, ठीक है, उनको डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस कहा जाता है। और उन्हीं फोर्सेस को डिबाय फोर्सेस भी हम बोलते हैं। डिबाय क्यों कहा जाता है? क्योंकि साइंटिस्ट का नाम जिसने इनके ऊपर वर्क किया था, जिसने इन फोर्सेस को इंट्रोड्यूस करवाया था, उसका नाम डिबाय था। तो इन फोर्सेस को डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस को भी उनको जो है डिबाय फोर्सेस के नाम से रिलेट करते हैं, साइंटिस्ट नाम से रिलेट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमने टाइप देखी थी आयन डायपोल फोर्सेस, कि ऐसी फोर्सेस जो एक तो पोलर सब्सटेंस है, पोलर मॉलिक्यूल है, और दूसरा आयंस के साथ उनका इंट्रैक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से वो फोर्स क्रिएट होती है, जिसको हमने आयन डायपोल फोर्सेस का नाम दिया था। और आज हम डिस्कस करने लगे हैं लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, ठीक है ना। इसका दूसरा नाम है इन फोर्सेस का इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस, ठीक है ना। इसके ऊपर गौर करना है, ये इजी है लेकिन थोड़ा सा इसको समझना है। ये जो ये पॉइंट्स हमने लिखे हैं ये किस तरह से क्रिएट होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके हटेंगे ना लंदन के नाम से, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। एक लंदन जो है ये साइंटिस्ट नेम है, लंदन ये साइंटिस्ट नेम है। जिस साइंटिस्ट ने इन फोर्सेस के ऊपर वर्क किया था उसका नाम लंदन था, फ्रिट्ज लंदन। यहाँ पे मैंने बताया हुआ है कि फ्रिट्ज लंदन ने इनके ऊपर वर्क किया था, तो उसने इन फोर्सेस को अपने नाम से भी इंट्रोड्यूस करवाया, जो कि लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस के नाम से जाने जाती हैं। इनमें देखें, अब सबसे पहले हम यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन लेंगे कि इंट्रोडक्शन में इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है थोड़ा सा, कि लंदन फोर्सेस किस तरह से क्रिएट हुई, या जो है साइंटिस्ट ने इनके ऊपर किस तरह से वर्क किया। पहले जो हमने फोर्सेस को डिस्कस किया था, जैसे डायपोल डायपोल फोर्सेस हैं, या आयन डायपोल फोर्सेस हैं, या डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस हैं, वो सारी फोर्सेस ऐसी फोर्सेस हैं जो पोलर की वजह से क्रिएट होते हैं। एक सब्सटेंस ऑलरेडी पोलर है, परमानेंट पोलर होता है, डायपोल होता है, वो दूसरे के अंदर पोलैरिटी इंड्यूस कर देता है, ठीक है। या पहले से दोनों पोलर होते हैं, या उनमें से एक लाजमी तौर पे पोलर होता है। तो इस तरह के फोर्सेस को स्टडी करना, इनको समझना आसान था कि एक फोर्सेस हैं, एक जो मॉलिक्यूल है वो पोलर है, वो दूसरे को जो है उनके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से उनके अंदर पोलैरिटी इंड्यूस हो जाती है। लेकिन यहाँ पे जो ये फंक्शन है इनका लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस का, ये थोड़ा डिफरेंस है उनसे। उसकी रीज़न क्या होती है कि लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस जो हैं ये क्रिएट होती हैं बिटवीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान। ये फोर्सेस नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में क्रिएट होती हैं। इन फोर्सेस को डिफाइन इस तरह से भी किया जा सकता है, द फोर्सेस दैट आर प्रेजेंट बिटवीन टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ऐसी फोर्सेस जो दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में हों। नॉन पोलर कौन सा होगा? जिनमें डिफरेंट साइड्स ना हों। पोलर को हमने स्टडी किया था ना, कि पोलर क्या होता है? जिसमें डिफरेंट साइड्स होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस सेपरेट होते हैं। लेकिन नॉन पोलर क्या होगा? जिसमें डिफरेंट साइड्स सेपरेट ना हो, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस सेपरेट नहीं होते, उनको हम नॉन पोलर का नाम देते हैं। तो ये फोर्सेस बेसिकली क्या होती हैं? नॉन पोलर के दरमियान में फोर्सेस क्रिएट हो जाती हैं, जिसको लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस कहा जाता है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखें, बल्कि इससे पहले इसका कुछ बैकग्राउंड है कि ये फोर्सेस जो थी, जैसा कि कुछ हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, जैसा कि Cl2 है, Cl2 को देखें, या फिर आप H2 को देख लें, या कुछ हमारे पास एटम्स होते हैं जिनको नॉन पोलर कहते हैं। ये प्रीवियस लेक्चर में हमने इनको स्टडी किया था कि हमारे पास वो कौन से एटम्स होते हैं जिनको नॉन पोलर कहा जाता है। वो बेसिकली नोबल गैसेस होती हैं, जो कि जिनके ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं, जिनको किसी से रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इन नोबल गैसेस को भी हम नॉन पोलर का नाम देते हैं। तो अगर एटम हो या मॉलिक्यूल हो, एटम फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे हीलियम या नियॉन की बात कर लेता हूँ, तो ये भी क्या है? सारे नॉन पोलर हैं।
तो ये नॉन पोलर जो हैं बेसिकली इनके दरमियान में हमने चेक करना है कि अगर एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है या दूसरा हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है जो कि दोनों नॉन पोलर है लेकिन इनके दरमियान में फोर्सेस क्रिएट हो जाती हैं, वो किस वजह से होती हैं। अब साइंटिस्ट ने काफ़ी अर्सा इसके ऊपर वर्क किया। सबसे पहले तो वो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस को अच्छे से एक्सप्लेन करते रहे कि ऐसी फोर्सेस हैं जो कि एक डाइपोल का होना उनके लिए लाजमी है, तब जाकर ये फोर्सेस क्रिएट होंगी। तो बाद में ये हुआ कि साइंटिस्ट ने जब देखा कि कुछ फोर्सेस ऐसी भी होती हैं, जैसे ना फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास हीलियम है, हीलियम एक नॉन पोलर है, तो उन्होंने हीलियम के ऊपर प्रेशर को अप्लाई किया, प्रेशर बढ़ाते गए और टेम्परेचर को कम करते गए, तो उन्होंने देखा कि ये जो हीलियम है ये अपनी फिजिकल स्टेट को चेंज कर लेता है। हीलियम की फिजिकल स्टेट क्या होती है कि ये गैसेस फॉर्म में पाया जाता है। जब इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया गया और इसका टेम्परेचर को कम किया गया तो ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो इससे ये अंदाज़ा हुआ कि कोई ऐसी फोर्स हीलियम के मॉलिक्यूल्स के दरमियान मौजूद है, हीलियम के एटम्स के दरमियान मौजूद है, जिसको हम जिसका हमें नहीं पता। तो बाद में उन्होंने इसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट किया और उन्होंने ये आइडिया लगाया कि अगर हम हीलियम को जो है इस तरह से देखें कि फॉर एग्जांपल जैसे हीलियम है He, अगर हम इसको स्टडी करते हैं, अगर इसको नॉर्मल कंडीशन में देखें, नॉर्मल कंडीशन का मतलब है नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल प्रेशर, तो इसकी कंडीशन किस तरह से होगी। ये हीलियम जो था नॉर्मल कंडीशंस में इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। नॉर्मल कंडीशन में ये किस फॉर्म में है, नेचुरली तौर पर ये गैस है। जब कंडीशंस नॉर्मल हैं तो ये गैस फॉर्म में ही रहता है, इसके ऊपर किसी किस्म की कोई फोर्सेस इसके अंदर क्रिएट नहीं होती मॉलिक्यूल्स के दरमियान, या एटम्स भी कह सकते हैं, क्योंकि जो नोबल गैसेस होती है ना, इन नोबल गैसेस को हम जो है मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल भी कहते हैं। ये मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं इनको एटम भी कहते हैं। तो एक एटम की दूसरे एटम्स के दरमियान जो फोर्सेस थी, अगर कंडीशंस नॉर्मल हैं, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर है और नॉर्मल प्रेशर है, तो इनके दरमियान किसी किस्म की कोई फोर्सेस नहीं होती, ये गैस फॉर्म में ही रहती है। अगर जो है ये जो हीलियम है इसके ऊपर हम कंडीशंस अप्लाई करते हैं, अगर इसके ऊपर हम अप्रोप्रिएट कंडीशंस अप्लाई कर दें, अप्रोप्रिएट कंडीशंस का मतलब क्या होगा कि ऐसी कंडीशंस जिसमें ये अपनी नेचर को चेंज कर सकती हैं। अप्रोप्रिएट कंडीशंस में आपने प्रेशर को बढ़ा दिया और टेम्परेचर को कम कर दिया, तो इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब फॉर एग्जांपल देखें, इस तरह है कि आपके पास ये बीकर था, इसमें ये फोर्सेस जो है ये हीलियम गैस मौजूद है। अब ये नॉर्मल कंडीशन है, टेम्परेचर भी नॉर्मल है और प्रेशर भी नॉर्मल है, तो ये गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर होते यहाँ पे मौजूद हैं। अगर हम कंडीशंस अप्रोप्रिएट कंडीशंस अप्लाई करते हैं इसी हीलियम गैस के ऊपर, तब क्या होगा। अप्रोप्रिएट कंडीशन का मतलब है कि आपने इसके ऊपर प्रेशर बढ़ा दिया, ठीक है ना, और इसके टेम्परेचर को इसमें से निकाल लिया, ठीक है ना, तब आपको किस तरह की शेप मिलेगी। तब ये मॉलिक्यूल जो होंगे वो क्लोज हो जाएंगे और इनमें इंटरमोलेकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी बनिस्बत इस गैस फॉर्म के। फॉर एग्जांपल ये मॉलिक्यूल इतने करीब आ जाते हैं कि इनके दरमियान ये फोर्सेस जो हैं क्रिएट हो जाती हैं। अब इनमें ये फोर्सेस जिसको हम इंटरमोलेकुलर फोर्सेस का नाम देते हैं, ये फोर्सेस इनके दरमियान में ये क्रिएट हो गई। इन फोर्सेस की वजह से जो उसके हीलियम के एटम्स थे वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। कब कन्वर्ट होंगे, जब आप इनके ऊपर अप्रोप्रिएट कंडीशंस अप्लाई करेंगे, हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर, ठीक है ना, तब जाकर ये लिक्विड में इसने कन्वर्ट हो जाना है। मतलब ये इसने लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए इनके दरमियान इंटरमोलेकुलर फोर्सेस का होना लाजमी था। तो मतलब क्या हुआ, हीलियम के मॉलिक्यूल्स के दरमियान भी इंटरमोलेकुलर फोर्सेस क्रिएट हो चुकी हैं, ठीक है। हीलियम क्या था, बेसिकली हीलियम जो है नॉन पोलर है। तो पहले ये समझा जाता था कि नॉन पोलर के दरमियान फोर्सेस क्रिएट नहीं होती, लेकिन बाद में जब इसको स्टडी किया गया, इसको देखा गया कि हमारे पास सब्सटेंसेस ऐसे मौजूद हैं जिनके दरमियान इंटरमोलेकुलर फोर्सेस को क्रिएट किया जा सकता है और उनकी नेचर को चेंज किया जा सकता है। अगर वो गैस हैं तो लिक्विड, अगर वो चीज़ लिक्विड में है, अगर आप उसके ऊपर प्रेशर मज़ीद अप्लाई कर दें तो उसको सॉलिड में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसकी डेफिनेशन है कि द मोमेंटरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इंस्टेंटेनियस डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल। तो ऐसी फोर्स है, मोमेंटरी का मतलब क्या होता है, मोमेंटरी का मतलब आप ये समझ लें कि टेम्परेरी, कि ऐसी फोर्स जो एक लम्हे के लिए होती है, इंस्टेंटेनियसली है, थोड़ी सी देर के लिए क्रिएट हुई मॉलिक्यूल के अंदर या एटम के अंदर, और उस फोर्स को हमने क्या नाम दिया,
लंदन फोर्सेस का नाम दिया। तो ये फोर्स क्या है, मोमेंटरी फोर्स है, टेम्परेरी फोर्स है, जो किसके दरमियान में मौजूद होती है, जो कि इंस्टेंटेनियस डाइपोल एक मॉलिक्यूल होगा और दूसरा मॉलिक्यूल होगा इंड्यूस्ड डाइपोल, इन दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में मौजूद होती है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि इंस्टेंटेनियस डाइपोल क्या होता है और इंड्यूस्ड डाइपोल क्या होता है। अब ये एग्जांपल यहाँ पे मैंने बताई थी कि एग्जांपल के अंदर हम क्या देखते हैं कि सारे के सारे आपके पास नॉन पोलर है, तो सारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, नॉन पोलर एटम्स भी हो सकते हैं। एटम्स में नोबल गैसेस जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, ये सारी नोबल गैसेस हैं, वो सारी इसके अंदर आ जाती हैं इन द फॉर्म ऑफ नॉन पोलर। अब दूसरी आ जाती हैं जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो मॉलिक्यूल्स में कौन से आ जाते हैं, जैसे कि सिमिलर एटम्स, फॉर एग्जांपल Cl2, H2, O2, N2 एंड सो ऑन। ठीक है ना, ये सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं ये नॉन पोलर हैं। अब हमने देखना है कि इनके दरमियान फोर्सेस कैसे क्रिएट होती हैं, फोर्सेस कैसे क्रिएट होती हैं। अब देखिए ये जो एग्जांपल है ना, एग्जांपल हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, हीलियम को यहाँ पे लेके चलेंगे पूरे टॉपिक में। हीलियम के अंदर हमने इन फोर्सेस को क्रिएट करना है। अब सबसे पहला काम हमने करना है कि आपने इन दो पॉइंट्स को, एक है इंस्टेंटेनियस डाइपोल, दूसरा आपका पॉइंट है इंड्यूस्ड डाइपोल, इन दो फोर्सेस को आपने सेपरेट सेपरेट स्टडी करना है। सबसे पहले कौन सा है आपका मॉलिक्यूल, इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंस्टेंटेनियस डाइपोल। हम देखेंगे ये सबसे पहले इंस्टेंटेनियस डाइपोल कैसे बनता है, फिर बाद में हम बात करेंगे इंड्यूस्ड डाइपोल की। इंस्टेंटेनियस डाइपोल ये ऐसे होता है कि आपके पास ना, जैसे हमने यहाँ पे लिया था, एक आपके पास इस तरह का एक गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, तो गैस का एक तो मॉलिक्यूल नहीं होगा ना, गैस के लॉट ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके पास बीकर के अंदर मौजूद होते हैं। तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जब दो गैस के मॉलिक्यूल या एटम्स एक दूसरे के सामने आते हैं, दोनों क्या नॉन पोलर हैं, तो नॉन पोलर की शेप इस तरह से होती है कि सेंटर में क्या होगा, इनके न्यूक्लियस। हम यहाँ पे हीलियम की बात कर रहे हैं, हीलियम को एज एग्जांपल लेके जा रहे हैं, ठीक है ना। तो सेंटर में न्यूक्लियस है और इसके साइडों पे सारे जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम, इसके अंदर वैसे इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, कोई और भी लेंगे तो आप इस तरह से उसको जनरल फॉर्म में एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए ये उसका है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जो यहाँ पे मूव कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इस तरह से इसके अंदर रोटेट कर रहे हैं, इस तरह मूव कर रहे हैं, तो इनको कहा जाता है मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसके भी ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि न्यूक्लियस के इर्द मूव कर रहे हैं। अब जब ये दोनों एटम्स एक दूसरे के करीब आते हैं, तो देखिए मैंने पहले बताया था कि ये सिमिलर चार्जेस जो होते हैं, लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। लाइक चार्जेस का मतलब क्या होगा कि अगर पॉजिटिव पॉजिटिव के सामने आता है या नेगेटिव नेगेटिव के सामने, तो दोनों एक जैसे चार्ज है ना, ये दोनों एक जैसे हैं, ये दोनों एक जैसे हैं, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो इसी तरह देखिए ये नेगेटिव चार्ज है सारा, और इसके साइडों पे भी सारा क्या है, नेगेटिव चार्ज जो कि इलेक्ट्रॉन है। अब इसके इलेक्ट्रॉन्स जो कि नेगेटिव चार्ज है, इसके नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा जैसे ही एक दूसरे के करीब आते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो थे, ये दोनों एटम्स एक दूसरे के करीब है, इस तरह से करीब है। अब ये क्या करेंगे, एक दूसरे के, इनके इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल करने से इनकी शेप के अंदर थोड़ा सा चेंज आ जाता है। ये इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं एक एटम के और ये दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इन्होंने, इसके इलेक्ट्रॉन्स ने इनके इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया, रिपेल किया। जैसे रिपल्शन होती है तो इनकी शेप में थोड़ा सा चेंज आता है, जैसा कि ये इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही रिपेल होंगे तो इस तरह से इनकी शेप बन जाएगी। इलेक्ट्रॉन रिपेल हुए, इनका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डिस्पर्स हो गया, ये इस तरह से ना, इस तरह सर्कुलर फॉर्म इनकी शेप यहाँ पे बनाई हुई है। तो जैसे ही रिपल्शन होगी ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ आ जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इस तरफ आ जाएगा ज़्यादा और न्यूक्लियस जो है वो अपनी जगह पे है। तो पॉजिटिव चार्ज एक साइड पे और नेगेटिव चार्ज एक साइड पे। इसी तरह से अब ये क्या करेंगे, ये भी एक दूसरे को, जैसे इसको रिपेल किया तो ये भी तो रिपल्शन इसके अंदर भी तो क्रिएट होगी ना, तो इसकी भी शेप इसी तरह से चेंज हो जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड दूसरी साइड पे यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे इनके दरमियान ये रिपल्शन होती है, इनकी शेप के अंदर चेंज आने के साथ साथ ये एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। जितना पॉसिबल होता है, जितना उनकी रिपल्शन स्ट्रांग होगी उतना वो उतने ज़्यादा दूर जाएंगे, जितना रिपल्शन कम होती है उतना वो फासला भी उनके दरमियान जो लेंथ होती है वो कम हो जाती है। फॉर एग्जांपल ये जो मॉलिक्यूल था, जब इनके दरमियान रिपल्शन हुई ना, ये जो मॉलिक्यूल, ये एटम है, ये रिपेल होने के बाद इस जगह पे आ गया और इसकी शेप वक्ती तौर पर जो है इस तरह से बन जाती है। ये शेप थोड़ी सी देर के लिए बनी है, ये पॉजिटिव साइड है इसकी एक साइड और ये वाली साइड नेगेटिव।
इसी तरह से ये वाला जब एटम रिपेल होगा तो रिपेल होने के बाद ये इससे दूर चला जाएगा, और जैसे ही ये दूर जाएगा तो इसकी शेप भी सेम इसी तरह से चेंज हो जाती है। ये पॉजिटिव साइड और एक नेगेटिव साइड, ठीक है ना। अब इनमें से हम एक की प्रॉपर्टी चेक कर लेते हैं। अब देखें ये जो बना हुआ है, या फिर इसकी बात कर लें या इसकी बात कर लें, ये दोनों एक हादसाती तौर पर इनके अंदर पोलैरिटी इंड्यूस हुई है। ये परमानेंट डाइपोल नहीं है, इनके अंदर परमानेंट पोलैरिटी नहीं थी। ये एक नॉन पोलर दूसरे नॉन पोलर के जब करीब आया तो इनके इलेक्ट्रॉन्स ने एक दूसरे को रिपेल किया। रिपेल करने से उनका जो एक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड था वो डिस्पर्स हुआ, और इलेक्ट्रॉन जो थे वो एक साइड पे चले गए, ठीक है ना। ये एक लम्हे के लिए उसकी नेचर देखें। ये एटम जो है ना, ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये एटम्स हैं, इनकी बेसिकली नेचर क्या, नॉन पोलर है। अगर वो उनके अंदर पोलैरिटी इंड्यूस हुई, अगर वो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हुए हैं किसी भी तरीके से, लेकिन वो वापस किस फॉर्म में जाने की कोशिश करेंगे, अपनी ओरिजिनल फॉर्म में जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन थोड़ी देर के लिए इनकी शेप चेंज हो चुकी है, जो कि एक साइड पे पॉजिटिव और एक साइड पे हमने इसको नेगेटिव से शो किया। अब ये जो आपके पास एक डाइपोल बना हुआ है, इसकी बात करें या फिर इसकी कर लें। अब ये एक हादसाती तौर पर एक इंस्टेंटेनियसली बना है, एक टेम्परेरी डाइपोल है। अब इसको हम क्या नाम देंगे, ये जो था ना जिसको हमने इंस्टेंटेनियस डाइपोल कहा था, ये आपके पास एक इंस्टेंटेनियस डाइपोल है। इंस्टेंटेनियस डाइपोल। अब ये जो इंस्टेंटेनियस डाइपोल बना हुआ है, एक टेम्परेरी डाइपोल बना हुआ है। अब ये डाइपोल जो है ये परमानेंट तो नहीं है ना, इसने अपनी वापस अपनी ओरिजिनल शेप में जाना है। लेकिन उसी दौरान अब हमारे सॉल्यूशन के अंदर या हमारे पास ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, सिर्फ एक दो मॉलिक्यूल्स तो नहीं थे ना, और भी तो लॉट ऑफ मॉलिक्यूल्स इसके मौजूद हैं। जैसे ही इससे दूर जाएगा तो यहाँ पे और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स या एटम्स मौजूद हैं जो कि नॉन पोलर हैं। इधर भी हैं, इधर भी हैं, इस तरह से बहुत सारे नॉन पोलर इस तरह से मौजूद हैं। अब क्या करेगा, जो ये इंस्टेंटेनियस डाइपोल बना था, जो एक हादसाती तौर पर बना था, ये क्या करता है, ये साथ वाला जो इसके करीब तरीन होगा, जो इसके करीब नॉन पोलर होगा, नॉन पोलर के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। फॉर एग्जांपल ये नॉन पोलर था, इसका ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, तो ये जो इंस्टेंटेनियस डाइपोल है इसके अंदर क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जैसे इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, इसकी शेप में थोड़ा सा चेंज आएगा, जैसा कि इस तरह से इसकी शेप इस तरह चेंज हो जाएगी थोड़ी सी। अब ये पॉजिटिव, इसने नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो इस तरफ बढ़ जाता है। तो इनके दरमियान शेप बेसिकली कौन सी बन जाएगी फिर, तो इनके दरमियान शेप जो है इस तरह से पोलैरिटी इनके अंदर इंड्यूस हो जाएगी, ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज। अब ये नॉन पोलर था, ये बेसिकली क्या था, नॉन पोलर। अब इस फॉर्म में ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, पोलर में कन्वर्ट हो चुका है। अब ये पोलर कहाँ से बना, नॉन पोलर से बना है। बनाने वाला कौन था, ये डाइपोल था जो कि पोलर था। अगर पोलर की वजह से नॉन पोलर पोलर में कन्वर्ट हो जाए तो उसको, इस प्रोसेस को कहा जाता है, ये वाला जो प्रोसेस है इसको हम इंडक्शन का प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो आपके पास पोलर बना है ना, ये कौन सा पोलर होगा, इंड्यूस्ड डाइपोल इसको बोलेंगे, इंड्यूस्ड डाइपोल, ठीक है ना। जो दोनों नॉन पोलर की रिपल्शन से जो पोलर आपके पास सब्सटेंस बनेगा, जो पोलर मॉलिक्यूल या एटम होगा पोलर में कन्वर्ट होगा, वो होगा इंस्टेंटेनियस। उस इंस्टेंटेनियस डाइपोल से नेक्स्ट जो नॉन पोलर पोलर में कन्वर्ट होगा वो इंडक्शन का प्रोसेस है। अब ये इंड्यूस्ड डाइपोल है और ये क्या है, इंस्टेंटेनियस डाइपोल है। अब इनके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के दरमियान अट्रैक्शन क्रिएट हो जाती है, ये वाली अट्रैक्शन इस तरह से। अब इनके दरमियान ये जो फोर्स मौजूद है, ये वाली फोर्स, इस फोर्स को हम नाम क्या देते हैं, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, ठीक है। या नाम से इंस्टेंटेनियस डाइपोल, ये क्या था, इंड्यूस्ड डाइपोल था। इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, उनके दरमियान जो अट्रैक्शन होगी, किसके दरमियान, इंस्टेंटेनियस डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल के दरमियान, उस अट्रैक्शन को हम नाम देंगे लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस या इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। अब उसके बाद नेक्स्ट जो आ जाता है कि अगर हम देखें ये जो फोर्सेस होती हैं, क्या ये जब ये एक बॉन्ड बन जाएगा तो क्या इसी तरह रहेगा या टूटेगा। लेकिन इनकी जो नेचर है ना मॉलिक्यूल्स की, एटम्स की, बेसिकली नेचर कौन सी है, ये वाली नेचर है, ठीक है ना। कौन सी, नॉन पोलर है। तो इन्होंने वापस अपनी ओरिजिनल फॉर्म में जाना है, नॉन पोलर की फॉर्म में जाना है। तो इनको क्या करेंगे, ये अपनी इन फोर्सेस, ये क्या होती है, बहुत ज़्यादा वीक होती हैं फोर्सेस, ये फ़ौरन से फिर टूट जाती हैं। आगे अब इसका प्रोसेस देखें। आपके पास एक मॉलिक्यूल जो पहला बना था, जो फर्स्ट मॉलिक्यूल,
जो दो नॉन पोलर की रिपल्शन से बना था, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हुआ था, ये कौन सा था? ये मॉलिक्यूल, इसको हमने नाम दिया था इंस्टेंटेनियस डाइपोल। ये इंस्टेंटेनियस डाइपोल था। अब इस इंस्टेंटेनियस डाइपोल की वजह से अगला जो नॉन पोलर होगा वो पोलर में कन्वर्ट होता जा रहा है। फॉर एग्जांपल देखें, ये पोलर पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट, और एक और इसकी वजह से एक और जो नॉन पोलर है वो पोलर में कन्वर्ट हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव पार्ट। तो इनके दरमियान अट्रैक्शन क्रिएट होगी, ये वाली अट्रैक्शन जो कि इन पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस की वजह से है, ये अट्रैक्शन। अब इस इंस्टेंटेनियस डाइपोल से ये जो अगला जो नॉन पोलर था वो पोलर में कन्वर्ट हुआ, ये भी नॉन पोलर था, ये भी इस पोलर की वजह से पोलैरिटी इसके अंदर इंड्यूस हुई। तो ये जितने भी आगे जितने भी बनते जाएंगे तो वो सारे के सारे इंड्यूस्ड डाइपोल कहलाएंगे। ठीक है, जो फर्स्ट रिपल्शन से बना ना दोनों नॉन पोलर की रिपल्शन से, वो आपके पास इंस्टेंटेनियस डाइपोल होगा। बाकी उससे जितने भी नॉन पोलर पोलर में कन्वर्ट होंगे वो सारे के सारे इंड्यूस्ड डाइपोल कहलाते हैं। अब ये जो फोर्सेस होती हैं जिनको हम स्टडी कर रहे हैं, लिंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, ये बहुत ज़्यादा वीक होती हैं और वेरी शॉर्ट लिव्ड होती हैं। वेरी शॉर्ट लिव्ड का मतलब क्या है? ये बहुत, जैसे ये बनी है ना, अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक लम्हे के लिए, एक माइक्रो सेकंड्स के अंदर बनती भी हैं और टूटती भी हैं। और लॉट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये फोर्सेस बन भी रही होती हैं और टूट भी रही होती हैं। तो वेरी शॉर्ट लिव्ड फोर्सेस हैं ये। इसकी रीज़न क्या होती है? क्योंकि इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो लगातार मूव कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कीप इन मूविंग, इलेक्ट्रॉन्स लगातार मूव कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड यहाँ पे था, ये अपने आप को वापस अपनी इस ओरिजिनल शेप में लेके जाने की कोशिश करेगा, इस तरह से ओरिजिनल शेप में। तो जैसे ही अपने इस ओरिजिनल शेप में ये मॉलिक्यूल कन्वर्ट होगा तो इनके दरमियान ये फोर्सेस थी वो टूट जाएंगी। क्यों? ये नेगेटिव था। जब नेगेटिव इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एक तरह से बनेगा, इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएंगे तो इसको रिपेल कर देंगे, ये फोर्सेस फिर ब्रेक हो जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है कि ये मॉलिक्यूल, ये जो फोर्सेस होती हैं हम इनको कहते हैं, ये जो फोर्सेस हैं ये जस्ट इनमें किन में पाई जाती है? लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस जो है ना, ये नॉन पोलर्स के अंदर, मैंने बताया था ना कि ये नॉन पोलर के दरमियान में होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये हर तरह के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जहाँ पे भी अट्रैक्शन होगी लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस वहाँ पे मौजूद होती हैं। लेकिन सिग्निफिकेंट कहाँ पे है, जहाँ पे हम ज़्यादा स्टडी करते हैं, वो नॉन पोलर के दरमियान में होती हैं। अब देखें, एक डाइपोल फोर्सेस है ना, एक पोलर है दूसरा भी पोलर है, तो दोनों के दरमियान अट्रैक्शन मौजूद है। अब हम उस अट्रैक्शन को स्टडी कर रहे हैं जो कि डाइपोल फोर्सेस हैं। तो डाइपोल फोर्सेस सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जो हम स्टडी कर चुके हैं इनमें से। अब जब एक स्ट्रक्चर के दरमियान में, दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में डाइपोल फोर्सेस मौजूद हैं, वहीं पे ये लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस भी मौजूद होती हैं। ठीक है, लेकिन हम लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस को वहाँ पे स्टडी नहीं करते क्योंकि ये लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस जो हैं बहुत ज़्यादा वीक होती हैं, और इस वजह से जब एक स्ट्रॉन्ग फोर्स को वहाँ पे स्टडी किया जा रहा होता है तो वीक फोर्स की वहाँ उस जगह पे स्टडी करने की इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये जो फोर्सेस हैं जो कि नॉन पोलर के दरमियान में हैं, जैसे कि ये दो नॉन पोलर्स हैं, इनके दरमियान में ये पोलैरिटी इंड्यूस हो चुकी है। अब यहाँ पे ये जो फोर्सेस हैं ना जो नॉन पोलर्स के दरमियान में क्रिएट हुई हैं, ये जस्ट लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं, लेकिन ये जो इसके अंदर बाकी किसी टाइप की कोई दूसरी फोर्स नहीं आएगी। ना इसके अंदर कोई डाइपोल फोर्सेस है, ना इसके अंदर जो है आयन डाइपोल फोर्सेस है, ना इसके अंदर कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ये जस्ट क्या होती हैं? लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं। लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस को बाकी जितनी भी टाइप हैं इंटरमोलेकुलर फोर्सेस की, हर टाइप के अंदर ये फोर्सेस मौजूद होती हैं। लेकिन जहाँ पे लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होंगी वहाँ पे बाकी कोई टाइप उसको स्टडी नहीं करेंगे, वो इसके अंदर डिस्कस नहीं होती, जस्ट यहाँ पे ये लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होंगी। ठीक है, तो ये कहाँ पे सिग्निफिकेंट होती हैं? सिग्निफिकेंट होती हैं नॉन पोलर्स के अंदर, लेकिन ये हर तरह की अट्रैक्शन जो दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान हो, चाहे वो पोलर हैं या नॉन पोलर, हर तरह के अंदर पाई जाती हैं। लेकिन सिग्निफिकेंट कहाँ पे होती हैं, ज़्यादा हम इसके ऊपर फोकस कहाँ पे करते हैं, स्टडी कहाँ पे करते हैं? नॉन पोलर के दरमियान जब ये अट्रैक्शन क्रिएट होती हैं तो वहाँ पे हम लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस को स्टडी करते हैं। उसकी रीज़न क्या होती है? रीज़न यही है कि इन फोर्सेस में बाकी किसी दूसरी टाइप की फोर्सेस यहाँ पे नहीं होती, जस्ट यहाँ पे लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं, इस वजह से यहाँ पे इसको स्टडी किया जाता है। ओके, अल्लाह।